गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जनसत्ता का वीडियो मैंने अपलोड किया है, यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। वहाँ पे मैं अपने कुछ विचार साझा किए जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, उसके बारे में मैंने कुछ बातें कही हैं। उसका हो सके तो आप प्रत्युत्तर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, कोई भी कुख्यात व्यक्ति हो, कुख्यात अब पृष्ठभूमि का अपराधी हो, उसको मतलब इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से संदेश जताया जा रहा था कि यदि ये मुंह खोलता है तो तमाम तरह के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े नेता तक इसके घेरे में आ सकते हैं, उसके बाद उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। मेरा मानना यह है कि जो हमने विकास दुबे जैसे शख्स को इनकाउंटर में गोली मार दी, फेक था चाहे रियल था, जो भी था। पर दोस्तों, जो बड़े मगरमच्छ थे, ये तो एक छोटी सी मछली थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य गलत था, पर इसको संचालित मॉनिटरिंग कोई और कर रहा था। पर दोस्तों, किस तरह से फिर एक बार वो बच गए और देश को शर्मसार होना पड़ा। तो चलते हैं अब आगे। कहते हैं ना, इरफान खान ने एक बोला था कि क्या बोला था कि क्या नाम है वहाँ पे जहाँ पे वो रहते हैं गुंडे लोग, गुंडा के साथ पर बागी लोग, कुछ ऐसे है कि बीहड़ में तो बागी रहते हैं, डकैत तो पार्लियामेंट में रहते हैं। तो आज उस चीज़ को चरितार्थ कर गए और ये बात सही भी है। चलते हैं अब आगे। क्या बोला जाए पता ही नहीं चलता कि साला देश संविधान से चल रहा है। आज बड़ा अजीब महसूस हो रहा कि हमारे देश में न्यायालय भी है, जुडिशरी भी है, इन तमाम के माध्यम से उस पर प्रक्रिया होती, बाद में उसको गोली मारते, फांसी चढ़ाते। मैं समर्थन करता और अभी भी करूँगा भी। पर दोस्तों, वो लोग बच गए कि जो लोग सदियों से ऐसे ऐसे लोगों को बना रहे हैं, ये उनके लिए औजार का काम करते हैं। रोबोट था ये विकास दुबे जैसे 50 हैं इस प्रदेश में। पर दोस्तों, यदि वो मुंह खोलता तो तमाम तरह के लोग सामने आते हैं। बाद में सबकी जो वास्तविकता है वो एक्सपोज होती है, देश के सामने होती। पर नहीं, हमें और आपको बेवकूफ़ बनाकर फिर एक बार अपना काम ये कर गए नेता पनेता लोग। तो आज हम बात जो करने वाले हैं भ्रष्टाचार की एक और जड़ पर हमला। इसे लिखा है रमेश कुमार दुबे जी ने। भारत के वित्तीय क्षेत्र को देखें तो ऐसा लगेगा कि घोटाले ही सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण है प्रतिभूति घोटाला। इस घोटाले के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का गठन हुआ। इसी तरह पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के बाद सरकारी बैंकों में सुधार की कवायद शुरू हो गई। आपको बता दें, यदि आप बैंक से 50,000, एक नॉर्मल जो सामान्य व्यक्ति है या फिर किसान है, मजदूर है, गरीब है, यदि वो 10,000, 50,000, 20,000 यदि बैंक से उधार ले लें तो जिस दिन ड्यू हुआ उस दिन यदि आपने जमा नहीं कर पाया तो उसके 2-3 दिन बाद तमाम हट्टे कट्टे मुस्तंडे आ जाएंगे और पूरी तरह से आपको धमकी देंगे, आपके घर को सीज करने का, ताला लगाने तक की भी धमकी दे देंगे और आप इधर उधर कैसे करके पैसा दे देते हैं। पर मैं ये सोचता हूँ कि जब ये लोग लाख, हज़ार, करोड़ रुपए किसी को दे देते हैं, ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए दे देते हैं, तब इनके चमचे कहाँ रहते हैं? तब सरकार की निगाहें कहाँ रहती हैं? सरकार क्यों नहीं सर्विलांस करती है कि इतना पैसा देने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर सही तरीके से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नज़रें बैठाए रहें? नहीं, क्योंकि ये लोग उसी देश को चला रहे हैं। ये लोग सबसे बड़ी कड़ी के अंदर आते हैं ना। हम लोग मरते हैं, कुछ भी होता है। आपको पता है, एक अमीर व्यक्ति कभी भी भूख से नहीं मरता, ठीक है, पर एक गरीब व्यक्ति जिस तरह से कुपोषण से मर रहा है, कुपोषण का मतलब ये होगा कि जब आपके शरीर के अंदर खाने की कमी होगी, तमाम तरह की बीमारियां पैदा होंगी और उसके बाद वही तमाम तरह की बीमारियां आपको कमज़ोर करती चली जाएंगी, एक दिन मृत्यु हो जाएगी। और ये मृत्यु डेली 1,000-2,000 की संख्या में भारत में हो रहा है। पर अच्छा हुआ कि कोरोना की वजह से कुछ चीज़ों में बदलाव तो हुआ। घोटाले के बाद गठित वित्त मंत्रालय की इस समिति ने सहकारी बैंकों पर से दोहरे नियंत्रण वाली मौजूदा व्यवस्था को समाप्त कर इन बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी में रखने का सुझाव दिया था। समिति की सिफारिशों को अमली जमा पहनाने के लिए कैबिनेट ने सहकारी
बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद से देश में बैंकिंग नियम अध्यादेश लागू हो गया है। इसके जरिए अब सरकारी बैंकों की तरह देश भर के कोऑपरेटिव बैंक भी रिजर्व बैंक की निगरानी में आ जाएंगे। इस अध्यादेश का उद्देश्य बेहतर गवर्नेंस और निगरानी सुनिश्चित करके जमाकर्ता के हितों की सुरक्षा करना है। अध्यादेश का यह दूरगामी उद्देश्य है कि सरकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाया जाए ताकि वे व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली अपनाएं। इस संशोधन से राज्य सहकारी कानूनों के तहत सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों के मौजूदा अधिकारों में कोई कमी नहीं आएगी। कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त मुहैया कराने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियां भी इसके दायरे में नहीं आएंगी। अब तक सहकारी बैंकों को लाइसेंस तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिजर्व बैंक ही देता है, लेकिन इनके प्रबंधन, चुनाव और दूसरी प्रशासनिक गतिविधियां राज्यों के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से पास होती है। तो देख सकते हैं आप, जो आरबीआई है वही, यदि आप बैंक खोलते हैं तो ये जो अधिकार है, एक जो दस्तावेज़ दिया जाता है आरबीआई के थ्रू ही दिया जाता है, पर अन्य सारी जो जिम्मेदारियां और रजिस्ट्रार जो स्टेट से बिलोंग करता है उसके द्वारा दी जाती है। सरकारी बैंक के नगद रिजर्व तरलता जैसे वित्तीय मामलों को रिजर्व बैंक की कोऑपरेटिव बैंक सुपरवाइजरी टीम देखती थी। जो कि सरकारी बैंक छोटे कर्ज बांटते हैं, इसलिए यह टीम कम सक्रिय रहती है, जिससे गड़बड़ियों का समय पर पता नहीं चल पाता था। नियामक के रूप में यही दोहरा नियंत्रण सरकारी बैंकों के लिए घातक साबित हुआ। चूँकि सरकारी बैंकों को स्थानीय राजनीति में सक्रिय लोगों के बीच से चुनकर आया एक संचालक मंडल प्रशासित करता है, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार के भरपूर मौके निकले हैं। पिछले कुछ वर्षों से कई सहकारी बैंकों में घोटाले सामने आए हैं। इसमें माधवपुरा मर्केंटाइल घोटाला, जम्मू कश्मीर सहकारी बैंक घोटाला खूब चर्चित रहे हैं। हाल ही में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हुआ। हमारे देश में यदि देखें ना तो घोटालों का एक इतिहास है, और घोटाले जानते हैं कौन करता है? जिन पे हम आँख बंद करके ना भरोसा करते हैं और विधानसभा या संविधान के पटल पर भेज देते हैं कि अरे भैया ये तो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, भेज दो इनको, भेज दो। ये एक बार भी हम विश्लेषण नहीं करेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति किस छवि का है। ठीक है, जिसकी पृष्ठभूमि गंदी हो, जिसका पृष्ठभूमि ही अपराधी से बिलोंग करता है, वो आपके मतलब होता है ना, आपकी बातों को संविधान में, विधानसभा में क्यों उठाएगा, मतलब संसद में क्यों उठाएगा? नहीं उठाएगा। सबसे पहली प्राथमिकता वो ये देखा कि हमारी झोली कितनी भर जाए। उसके लिए यदि आपका गला भी काटना पड़ेगा वो संकोच नहीं करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति छोटे छोटे चीज़ों के लिए, बर्फ़ के लिए, आलू के लिए 10,000 20,000 रुपये के लिए किसी को धोखा दे दिया, गोली मार दिया, जब ऐसे व्यक्ति का चुनाव करके आप संसद में भेजेंगे। ये जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, आपको क्या लगता है सामान्य व्यक्ति को कैसे मिलता है? ये लोग बिना नेताओं के सुझाव से, बिना नेताओं के सहयोग से नहीं होता है। इसमें इनका परसेंटेज तय होता है, इस बात को आप मानिएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है ना तो एक बार ज़रूर देखिए। जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज निर्धारित किया गया था देश की जनता के लिए, और स्पेशली जो एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं, जो छोटे व्यवसायी हैं, मध्यम वर्गीय व्यवसायी हैं, उन्हें किनको मिला भैया? ये सब माँ कसम जुमलाबाजी लग रहा है आजकल। ठीक है, अफरा तफरी का माहौल बना। बाद में रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से हालात सुधरे। देश के वित्तीय समावेश में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। याद रखिएगा, जब कोई व्यवस्था आती है, कोई योजना आती है ना, तो इस योजना से कम मैं नहीं कहता हूँ, कम से कम 65-50 मतलब आधा ही आप सुधार करिए, पर करिए ज़रूर। मतलब मुझे महसूस होता है कि क्या हम लोग उस 50% दायरे में भी नहीं आए क्या? अगर कोई आया हो तो ज़रूर अपनी बातें निसंकोच रखिएगा, सम्मान करेंगे आपकी बातों का। सरकारी बैंकों का गठन लघु बचत और निवेश करने वालों की सुरक्षा देने के लिए किया गया था। देश में 14,482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहुराज्यीय सहकारी बैंक है, जिनके पास 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं के 4.85 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। अध्यादेश लागू होने के बाद जनता में यह संदेश जाएगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। रिजर्व बैंक यह तय करेगा कि सहकारी बैंकों का पैसा किस क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाए। इससे पहले मोदी सरकार ने सहकारी समितियों को सरकारी चंगुल से आज़ाद करने के लिए संविधान में 111वां संशोधन किया था। इससे सहकारी समितियां बनना देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी संस्थाओं में नियमित चुनाव और संरक्षण
का प्रावधान होने से देश भर में कार्यरत तकरीबन 6 लाख सहकारी समितियों को राजनीति और नौकरशाही के दखल से मुक्त करने की कारगर पहल की गई थी। आज भले ही सहकारी बैंक घोटालों का पर्याय बन गए हों, लेकिन देश के वित्तीय समावेश और कृषि क्रांति लाने में इसकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। देश के तकरीबन सभी गाँवों तक सहकारी समितियाँ किसी न किसी रूप में पहुँच चुकी हैं। डेयरी, चीनी, उर्वरक, हैंडलूम, गृह निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहकारिता की मजबूत पकड़ है। सहकारी बैंकों की दुर्दशा की असली वजह यह है कि नेताओं ने इन्हें अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बना लिया। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में सहकारी बैंक नेताओं के लिए उर्वरक राजनीति की जमीन मुहैया कराते रहे हैं। इसलिए इन बैंकों के निर्देशक मंडल में जगह बनाने के लिए मारामारी मची रहती है। कामोबेश यही हालत अन्य कई राज्यों में है। चूँकि सहकारी बैंक राजनीति से जुड़ गए हैं, इसलिए देश की राजनीति में जैसे जैसे मूल्यों का पतन हुआ, उसका प्रभाव सहकारिता पर भी पड़ा। सहकारी संस्थानों पर कब्जे को लेकर राजनीतिक जोड़ तोड़ और हिंसक संघर्ष शुरू हो गए हैं। इससे सहकारिता में भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इसका असर आम जनता पर भी पड़ा। लोग अब सहकारी समितियों और बैंकों के कर्ज की दान मानने लगे। इससे इन संस्थाओं की आर्थिक स्थितियां गिरी और वे पूरी तरह से सरकारी मदद पर निर्भर हो गईं। राज्य सरकारों ने इसे मौके का भरपूर फायदा उठाया। आप देख सकते हैं कि जो सहकारी बैंकें हैं उनमें जो निर्देशक चुने जाते हैं वो एक पॉलिटिशियन के सहयोग से, मदद से ही चुना जाएगा। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता होगी, जो भी नेता इनको फेवर में लेगा, प्रमोट करेगा, सबसे पहले वो कहेगा भैया हमारे बंदे, या मुझे जब भी कभी भी आवश्यकता पड़े तो बेधड़े से आप जो है इतना राशि मेरे लिए दे देना। और यही कारण है कि आज भारत जैसा देश, जहाँ पे किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही ज़रूरत है योजनाओं की, जिनसे वो अपनी इकॉनमी, अपनी ज़िंदगी बदल सकें, समाज से जुड़ सकें, उनके लिए कोई योजना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। बस पैकेज घोषणा कर दो, चला आज 70 साल, 80 साल, 100 साल होने को है, कोई मतलब नहीं है। देश में जो गरीब थे आज भी उसी स्लम में, उसी जगह पे बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार किया गया, कुछ लोगों का आर्थिक बहिष्कार किया गया, कुछ लोग आज भी राजनीतिक रूप से पूरी तरह से पिछड़े। उनको पता ही नहीं देश को चला कौन है, प्रधानमंत्री क्या है, कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि हमने कभी प्राथमिकता दी ही नहीं ऐसे लोगों को शिक्षित करने का। मोदी सरकार हर स्तर पर तकनीकी रूप से चौकीदार बैठाने के बाद अब संस्थाओं की ढांचागत कमजोरियों को दूर करने में जुटी है। दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार की हर जड़ पर हमला हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि शिक्षा जैसी चीज़ों में, मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ, विद्यालय एक जो हमारे यहाँ मुसहर समाज है, जानते हैं, यदि वो किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं ना तो लोग अपने बच्चों को वहाँ से निकाल लेते हैं, इसलिए कई जगहों पे उनका दाखिला नहीं लिया जाता। तो मेरी एक दरख्वास्त है कि एक स्पेशली, कितना पैसा लगेगा यार, ऐसे तमाम तरह के सरकारी प्राथमिक विद्यालय खाली पड़े हुए जिसमें एक बच्चे, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कई विद्यालयों का एक मर्ज करो ना। ऐसे विद्यालयों को उन लोगों के लिए छोड़ दो जहाँ पर लोग भेदभाव करते हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों के लिए छोड़ो जो मुसहर समुदाय है, उनके बच्चों को शिक्षित करें। ऐसा काम किसी के पास समय ही नहीं है। सब बस इसमें लगे हुए हैं कहाँ से कितना माल लूटा जा सकता है, कैसे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लोग उसी कार्यों में लगे हैं और इसी कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। पहले मीडिया का काम था कि देश की खबरों को, देश के मामलों को सार्वजनिक करना, उसकी सही चीज़ों को मतलब प्राथमिकता देना और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। पर आज के लोग भी बिक चुकी है, पैसा दो तुम्हें हीरो बनाएगी। और दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार की हर जड़ पर हमला हो रहा है। सरकारी बैंकों को रिजर्व बैंक का सीधी निगरानी में लाकर सरकार ने इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने की एक कारगर पहल की है। इससे पहले ही नेताओं की राजनीति पर बट्टा लगे, लेकिन सहकारी बैंकों पर करोड़ों ग्राहकों के भरोसे में बढ़ोतरी होना तय है। मैं मानता हूँ कि विकास हो रहा है, पर इतना नहीं जितना होना चाहिए। ठीक है, व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।